रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के शो का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क के 13वें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में आमिर मतीन साहब बजाते खुद मौजूद थे। वहां पर इन्होंने कैसा मंजर देखा, तमाम इनका आंखों देखा हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए सियासतदान, आर्मी, फनकारों समेत तमाम मकातबा फ़िक्र के अवाम मैदान में आ गए। आइंदा नस्लों को पानी के कहत से बचाने के लिए डैम की कितनी अहमियत है और इस हवाले से अतियात के अलावा हुकूमत और आवाम को मजीद ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो कि करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ ECC का भी निहायत अहम इजलास हुआ। गैस की कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफा फिल वक्त मौखर कर दिया गया। दूसरी जानिब खाद की बढ़ती हुई कीमतों और वापडा की जानिब से बिजली के बिल्स में नाजायज इजाफे के खिलाफ किसान इत्तेहाद का आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भरपूर एहतजाज हुआ। सवाल यह है कि नवाज शरीफ के दौर में पिसने वाला किसान PTI दौर में भी सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर क्यों है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में कोयले के कानों में मजदूरी करने वाले 1 लाख से जायद अफराद की जिंदगियां शदीद खतरे में है। हिफाजती इंतजामात ना होने के सबब हर साल 100 के लगभग कारकुन जाँ बहक होते हैं। सोने के कानों और जखायर से माला माल बलूचिस्तान में आखिर मजदूरों की जिंदगी इस कदर सस्ती क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन ख्वाजा सराओं पर मजीद तंग होने लगी है। साहिवाल में ख्वाजा सरा को जिंदा जलाने का एक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। KPK में भी ख्वाजा सराओं पर शदीद तशद्दुद समेत उन्हें कत्ल करने के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। ख्वाजा सराओं को इस धरती पर जीने का बुनियादी हक आखिर कब मिलेगा, कौन दिलाएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि CDA ने अदालत की आड़ लेकर रात की तारीकी में सिविल ऑफिसर का घर गिरा दिया, मगर एक सिविल जज का घर भी नाजायज तजावुजात में आने के बावजूद अब तक कायमो दायम है। आखिर CDA की इस कार्रवाई के पीछे असल कहानी क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले वो बातें, वो मंजर, वो फीलिंग्स आमिर साहब हम शेयर करेंगे। आप चूंकि सदर के हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे और पहले भी आप जाते रहे, अब की बार क्या नया था, क्या तब्दील था वहाँ पे? मैं ख़ास तौर पे गया हुआ था कि नई हुकूमत है, सारे लोग आए होंगे, ज़रा थोड़ा सा मौका मिलेगा देखने का कि हालात किस नहज पे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। फील गुड फैक्टर जो है ना वो लेने के लिए तो अच्छी बुरी खबरें हैं। अच्छी से स्टार्ट करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा उन पर हर एक की नज़रें थी, बड़े रिलैक्स थे, बड़े पुरुमीद थे और बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे लोगों से। बुरी खबरें ये थी कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की हर हुकूमत में होता है कि वो बड़े बड़े पावर लॉबिस्ट जो कि हर गवर्नमेंट में होते हैं ना, शेरवानियाँ तैयार करके रखी होती हैं, जो ही कोई वज़ीर अभी बनता नहीं है तो वो पहुँचाने वाला, वो भी पूरी लॉबी एक पहुँची हुई थी और पूरी कोशिश में है कि ये नई नई सादा सी गवर्नमेंट आई है, इसको कैसे जकड़ना है। अब पता नहीं कौन किसके थ्रू आया, मगर काफ़ी मेजॉरिटी उनकी थी जो कि मुशर्रफ के दौर में भी थे, पीपल्स की पार्टी के दौर में भी थे, नून लीग में भी थे, तो वो सब वो भी वहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद थे। लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं PTI के अंदरूनी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा आपस में जो है ना भानमती का कुंबा जो है ना एक वो बना हुआ है। यार मोहम्मद रिंद साहब ज़ाहिर है बहुत सख्त नाराज़ थे क्योंकि बलूचिस्तान में बड़े संगीन इल्ज़ामात वो लोग आ रहे थे और वहाँ से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि पोर्टफोलियो बिक रहे हैं। पहले तो होता था ना कि छोटे मोटे काम थे, अभी ये है कि वजारतें जिसने जिसने लेनी है मार्केट में इस तरह की आ रही हैं। और वो कह रहे थे कि हमें बिल्कुल, मैं खुद बना सकता था, अपनी वजारत आला के लिए कर सकता था, मुझे उसके लिए भी रोक दिया गया, हमें बिल्कुल किसी किस्म का कुछ नहीं। तो बड़े गुस्से में थे बहुत ज़्यादा। तो आज मैं देख रहा था कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई तो थोड़े से ठंडे पड़ गए थे, मगर उनको समझाने के लिए फिर वहाँ पे परवेज़ खटक साहब आए, उन्होंने उनको बड़ा अच्छा दर्स दिया। उन्होंने कहा तुम मुझसे आप ऐसा किया करें, लेक्चर लिया करें, सियासत का गैरत से कोई ताल्लुक नहीं है। बात तो ठीक है। उन्होंने कहा गैरत और चीज़ है, गैरत घर पे छोड़ के आया करो, सियासत करो, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कई दफ़ा मुश्किल वक्त आता है उसको कैसे गुजारना होता है। मगर बलूचिस्तान के भी मसाइल नज़र आए। फिर उधर से हमें मिल गए अपने फेवरेट उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा। तो मैंने उनको सलाम किया।
सादा आदमी है, बड़े बड़े बेचारे नर्वस से डरे डरे जो है ना अभी रोप सीख रहे हैं। बाबू पंजाब जो है ना लाहौर वालों ने जो हमारे साथ हशर किया है, सराइकी इन्होंने, इनका शौक था लाने का। साथ में इनका ये भी था इसरार के कोई फ्यूडल ना लेके आना। तो उन्होंने एक बड़ा ये बेचारा मरंजान है, मरंज और सादा तबीयत का, तो मैंने उनको छेड़ा। मैंने कहा जी ये आप एक इंक्वायरी कर रहे थे, ये मुझे समझाए तो सही कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की हुई है। आईजी साहब जो थे आपके कलीम अवाम साहब, उनको आपने जिन्होंने इंक्वायरी करनी है वो सिंध में भेज दिया है, और जिसके बारे में इंक्वायरी अभी होनी थी उसको इस पहले ही इंक्वायरी आने से पहले ही जो है ना इस्लामाबाद भेज दिया है। तो फैसला तो पहले हो गया। तो मुझे बुलाया, कलीम इमाम साहब की आपसे इंटरव्यू किया, उन्होंने आके तफ्तीश की है। और वो साहब कैसे बैठे थे, मैंने मुश्किल ना, मैं ऐसे ही मैंने ज़्यादती की वैसे कि वो नए नए आए थे, बड़ी सादा तबीयत है, बड़े नरम दिल के हैं, तो मैंने थोड़ी सी बुछाड़ ज़्यादा कर दी उन पर। तो उन्होंने बेचारे उन्होंने कहा कि वो ना बात यह है कि मैं नया आया हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे डर ये है कि ये सीखते सीखते बड़ा अर्सा लग जाएगा, और जो पीछे सिखाने वाले हैं ना वो टेक ओवर अगर नहीं कर चुके तो वही काम चलाएंगे। तो वो बेचारे अभी कैपेसिटी के बड़े सीरियस इशू हैं। ये पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ा चैलेंज भी वहाँ पे है। हाँ, वहाँ पे कोई जहाँ नज़र आया डिलीवर तो अलीम खान साहब थे, तो वो बहुत ज़्यादा तैयार हैं लोकल बॉडीज़ पे। उन्होंने कहा अब लोकल बॉडीज़ में इशू ये है कि ये कानून बनाने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा इनकलाबी कानून है, केपी से भी ज़्यादा इनकलाबी है कि ये तहसील को ख़त्म करके यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, और फाइनेंशियल और इख्तियारात की डेवोल्यूशन निचले लेवल तक जो है ना उनको पैसा भी दे रहे हैं, इख्तियारात भी दे रहे हैं। बहुत इनकलाबी है। सवाल ये है कि ये जो पहली वाले लोकल बॉडीज़ हैं, 12 एक इलेक्शन करवाया हुआ है, तो एक बुरी रवायत होती है कि उनको आप तोड़ दें, ख़त्म करके नया करवाएं। तो ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं, सियासी और इखलाकी मसला भी है। तो ये एक स्टेप है जिस पे ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि जी वो बड़े तंग हैं क्योंकि उनके इख्तियारात पैसे नहीं है, मगर जितने मर्जी तंग है वो चाहेंगे कि हमें जब तक हैं हमें इख्तियारात और पैसे दें कानून। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। मुझे लग रहा है कि पीटीआई तुली हुई है इसको पैकअप करने में, उस पर एक फड्डा आने वाला है। अच्छी खबरें भी थी, खैर ये नहीं था वहाँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खुशी है कि हम बड़ा फोकस करते हैं तवानाई के ऊपर, कि तवानाई जो है वो वाहिद एक फील्ड है कि पैसा जो एक सिर्फ बनाना नहीं है, बचाना है। और 8 से 10 बिलियन डॉलर तवानाई में बचते हैं। मिस मैनेजमेंट की हम रिपीट करते रहते हैं, और बड़ा कंसर्न था हमारा भी कि इसका वज़ीर किसको लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्लास साहब कहते रहे, शायद पता नहीं इनकी सुन ली है या अल्लाह की सुन ली है या किसी की सुन ली है। मेरे ख्याल उमर अयूब इज़ अ गुड चॉइस। आप उमर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रॉफी इज़ देयर टू बी टेकन, मगर वो ट्रॉफी के लिए वहाँ पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं। और बुरी खबर ये है कि लोग तैयार हो जाएं कि आइंदा आने वाले दिनों में, और पीटीआई भी तैयार हो जाए कि ये लोड शेडिंग सर्दियों में बिजली की तो चल ही रही है, ये भी बढ़ेगी और गैस की भी होने जा रही है। और उसकी लार्जली वजह यह है कि पिछले 8 माह से नवाज शरीफ के दौर से ये ब्यूरोक्रेट्स ने, ऑयल माफिया ने, इन्होंने ये कार्गोज जो एलएनजी के आते थे, याद रहे कि एलएनजी 8 रुपए पर यूनिट बनती है और फर्नेस ऑयल से जब बनाते हैं तो 12, 13, 14 रुपए तक चली जाती है। 6 रुपए का फर्क है। इन्होंने 6 कार्गो आते थे, 3 इन्होंने कर दिए कैंसिल। मिनिमम कार्गो आने में 4 महीने लगते हैं। 1 महीने का लॉस जो है ना वो 35 मिलियन डॉलर से लेके 55 तक है। सो 500 मिलियन डॉलर का स्कैम हो चुका हुआ है, और वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। और वो जो दोनों सेक्रेटरी थे, एक पावर सेक्रेटरी के थे जो जो नसीम खोकर साहब, उनको उन्होंने एफआईए का इंचार्ज जिसने इंक्वायरी करनी है वो इंटीरियर सेक्रेटरी लगा दिया है, और सिकंदर सुल्तान साहब पता नहीं उधर उनको किधर लगा दिया गया है। इंक्वायरी ये उमर अयूब साहब को करनी पड़ेगी, ऑन गोइंग है। और साथ में कैपेसिटी चार्जेस में फिर ये टर्मिनल वाले इकबाल जैद अहमद वगैरह, ये 3.7 महीने का मिलियन डॉलर इनको मिलता है इस्तेमाल ना करने पे टर्मिनल। और फॉरेन एक्सचेंज जिसके लिए हम रोते हैं कि मर गए लुट गए, इस वक्त कोई डॉलर्स नहीं है, तो वो डॉलर्स भी ज़ाया हो रहे हैं। 500 मिलियन डॉलर थोड़ी रकम नहीं है, ये 8 माह में ज़ाया हो रही है और अगले और महीनों में भी ज़ाया होगी, और साथ में लोड शेडिंग भी होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे रिलेटेड ही अभी आगे के पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक गो हेड दे दिया था कि आप 40% जो है ना गैस के चार्जेस बढ़ा लें। मैं क्विकली ऐड कर दूं कि आज ये आ रही थी, कोई दोबारा सोच रहे हैं शायद ना करें,
करनी शायद इनको पड़ जाएगी, क्योंकि 150 रुपए की बिजली है, 500 रुपए की पड़ रही है और 150 रुपए की तकरीबन बेच रहे हैं। रफली मैं कह रहा हूँ, तो वो तो कह रही हैं ऑयल कंपनीज या कि जनाब 200% बढ़ाएं, तो ये 600 पे भी वो 40% पे भी वो वाला आ गया है। तो इतना आसान नहीं है। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि बढ़ाएं ना बढ़ाएं, एक तो लोगों को एक्सप्लेन करें, दूसरा पहले ये चोरी चकारी तो पकड़े ना। ये $500 मिलियन का जो लॉस हर महीने $50 मिलियन का लॉस हो रहा है और लोड शेडिंग भी है, इनके दौर में अगर मैनेज नहीं करेंगे तो कसूरवार ये होंगे। मसाइल का तो जाल है क्लास साहब, और ज्यादा बुरी खबरें आमिर साहब लेके आए हैं। सहाफी से क्या तवक्को रखते हैं? बहुत बुरी बुरी खबरें इसलिए तो नहीं बुलाते आप, समझ अच्छी मैंने भी बताई है कि उमर यूब से मैं हैप्पी हूं कि अच्छी अपॉइंटमेंट हुई है। अच्छी आपने 2 खबरें बताई, मैं बता देता हूं। ये पूरी गुफ्तगू में से 2 अच्छी खबरें हैं। एक आपने कहा जी आर्मी चीफ साहब से मिल रहे थे, बड़े अच्छे मूड में थे, ये अच्छी खबर दी आपने। फिर आपने उमर पे बात की कि उमर अयूब जो है उनका भी चॉइस अच्छा है, फेयर एनफ। इसके अलावा कौन सी अच्छी बात आपके मुंह से निकली है? आपने कहा मैं बड़ी अच्छी, मैंने भी ये नहीं बताया कि वो ऑयल वालों ने, PSO ने और फर्नेस ऑयल के लिए जुमे को लंबा चौड़ा ऑर्डर कर दिया, सो और पैसा आपने बहुत सारे इश्यूज रेज किए हैं। मैं थोड़ा सा इसको तफसील के साथ आपके इश्यूज में से उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। आपने कहा ना इनकी बात की, हमारे बुजदार साहब की बात की कि वो मिले बड़े सादा से हैं। वो कहते हैं ना कि एक जब वहाँ पे क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो और आपको अपनी थोड़ी सी कम, उसको कह सकते कम इमली का भी एहसास हो कि यार मुझे नहीं पता, आपके पास लर्निंग के आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं, आप जल्दी सीख सकते हैं। अगरचे अगर लोग उसको शायद अगर किसी और तनाजुर में लें, अकबर बादशाह जो था अगर देखा जाए तो वो भी 12-13 साल की उम्र में बादशाह बना था और कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, कोई उसकी फॉर्मल भी स्कूलिंग नहीं थी। वो अक्लमंद क्या था, उसने क्या अक्लमंदी किया अकबर बादशाह ने? उसने नवरत्न भर्ती कर लिया कि मुझे एडवाइस करो। अगर यहाँ पे हमारे बुजदार साहब जो हैं, अगर इनको वहाँ पे इजाज़त दी गई, क्योंकि जो मैंने कहा था इनके इर्द गिर्द F-16 लगाए हुए हैं उन्होंने। अब इसमें मसला पता है जो मुझे डर लग रहा है, ये किसी का सादा होना उसकी क्वालिटी भी हो सकता है, किसी का मतलब हम्बल होना उसका सिंपल, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। हट्टो बच्चों के शबाज शरीफ दौर हमने देखा है, हमने नवाज शरीफ देखा है, उनके गुर्गे देखे हैं, तबलची देखे हैं, क्रोनिस देखे हैं, जो नज़दीक नहीं आने देते, उठा के बंदा फेंक के मारा। जो ही वो आपसे मिल रहा था तो पता चलता 4 लोग आए हैं, उन्होंने आके उठा के आपको वहाँ पे कहीं पे मारा है। फिर हम समझते बड़ा रोब वाला बंदा है यार, देखा कितना मजा आ गया, अल्लाह की कसम ऐसा बंदा होना चाहिए वजीर आला। अब इनके साथ होने वाला क्या है? इसके साथ अगर इनको अच्छी टीम ना दी गई, अगर आपने इनको अच्छा चीफ सेक्रेटरी ना दिया सर, अच्छा आपने इनको IG ना दिया सर, अच्छा होम सेक्रेटरी या होम का दाखिला का बंदा ना दिया, अपने इनका सेक्रेटेरिएट जो इन्होंने रन करना है, जहाँ पे सारी की सारी आपने गवर्नेंस करना है, नॉर्थ सेंटर साउथ आपने करना है। ये बेसिकली आपके सियासतदान जो ये सूबा नहीं चलाते होते, आपकी ब्यूरोक्रेसी सूबा चलाती होती। अच्छे ब्यूरोक्रेट आपको अच्छा रन करके देंगे। परवेज इलाही की हम क्यों बार बार मिसाल देते कि परवेज इलाही के दौर में अच्छी टीम थी उनके पास। अब इनके साथ मुझे नहीं लग रहा कि इनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लग सकता है या इनको बेहतर सेक्रेटरी दिया जा सकता है। इनकी मर्जी के अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर हम देख रहे हैं। मुझे ने अगेन मेरा ख्याल है उनको पता ही नहीं होगा कि ना मेरा IG कौन है, किसको लगाया गया है, कलीम इमाम साहब कहाँ से आए थे, किधर गए हैं, उनका क्या रोल था, किस उनको वहाँ पे सिफारिश के बदले उनको सिंध में उनको अकोमोडेट किया गया, उनकी क्या फेवर्स थी, बला बला। सो इनके लिए एक चांस भी है सीखने का। उस दिन आपको याद होगा इमरान खान ने भी ये बात की थी जब हम उनसे साफ़ी मिले थे, तो वो तो वही लग रहा है कि सारा एट जॉब ट्रेनिंग हो रही है सबकी, कि पहले से उन्हें तवक्को नहीं थी। जो काशिफ अब्बासी ने सवाल किया था इमरान खान से कि लगता है कि आप लोग तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तैयार नहीं थे। हम ये तवक्को करके बैठे थे कि इनकी तो 22 साल से तैयारी है सारी की सारी, एक एक चीज़ का। जो आपने भी बात की थी इमरान खान से कि जनाब हम तो ये समझ रहे थे कि डेली बेसिस पे नई चीज़ें आप करेंगे, क्योंकि तस्वीर आपने ये दिया हुआ था। और ये क्योंकि मेरा ख्याल तैयार नहीं थे, इनको तवक्को नहीं थी कि पंजाब भी हमारे हाथ आ जाएगा, हमारे हाथ या सेंटर भी आ जाएगा, KPK बलूचिस्तान भी आ जाएगा। सो वो थोड़ा सा भी उससे वो क्या कहते हैं शौक होता है, उससे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। और ब्यूरोक्रेसी DMG जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। उन्होंने इमरान खान को उसी घेरे में ला के अपनी मर्जी के प्रेजेंटेशन, मर्जी के ब्यूरोक्रेट, हम पिट मार गए हैं। तारिक बाजवा $200 अरब के स्कैंडल का मेन मतलब मरकजी किरदार, अब उसको क्यों नहीं हटा सकते ये कि वो अरबाब शहजाद का वो बाकायदा वो बैचमेट भी, और मुझे बताया कि जब कोर्स मेट थे तो उसमें वो उनका रूममेट भी है।
अब जब इस तरह के लोग आते हैं, जब इस तरह के आपको वहां पे आके रोका जाता है, जो बात हम कहते हैं इमरान खान की नीयत अच्छी होगी, बुज़दार साहब की अच्छी होगी, क्योंकि सियासी लोग डिलीवर करना चाहते हैं, तो अच्छी लेकिन अगर आपकी टीम के साथ लोग अगर उन्होंने बैठ के बैचमेट वाले काम करने, फवाद वाले काम करने हैं, तो ये बेचारा इसमें क्या करेगा। अब उनके साथ अलीम खान साहब एक साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक क्लास में इससे जरा ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तफसील से इस पे बात करना भी बाकी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इसी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोने की कानों और ज़खायर से माला माल तो है बलूचिस्तान, मगर वहां के मजदूर की जिंदगी इस कदर सस्ती क्यों है, और डैम के लिए जो बड़े बड़े एहतियात इस वक्त दिए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत और आवाम को मजीद ऐसे कौन से इक़दाम करने हैं जो कि इस तमाम तर सूरत के लिए बेहद जरूरी है। छोटी सी ब्रेक से वापस आके जाने के साथ रहिए। बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डैम की तामीर से मुताल्लिक़ बात होगी, मगर इससे पहले अलीम खान साहब से मुताल्लिक़ बात मैं वही कह रहा था कि अब उनके इर्द गिर्द उन्होंने वहाँ पे एक तरफ गवर्नर साहब हैं, परवेज वहाँ इलाही साहब भी हैं, अलीम खान साहब अपने आप को सीनियर मिनिस्टर हैं। सीनियर मिनिस्टर का मतलब ये होता है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। और जहाँ तक उनसे मदद करने वाली बात थी, तो मेरा ख्याल है जिन दोस्तों ने कहा उन्होंने ज्यादती की, शायद आपको नहीं जानते थे या वो उनके बारे में हो रही थी बात में, फिर भी तो बहरहाल उसमें क्योंकि एक जब कोई बंदा कोई हाउसिंग सोसाइटी का बन जाते हैं ना कोई मालिक, उसके पास बड़े इंसेंटिव होते हैं कि आप जैसे मेरे जैसे लोगों के ना मुंह में पानी आ जाता है कि यार ये चाहे तुम जो करोड़पति बना सकता है, ये जो प्लाट जो है ना, एक प्लाट आपकी जिंदगी बदल देगा हाउसिंग सोसाइटी का। सो अंडरस्टैंडेबल रीजन है कि उनका क्लाउड भी है, चीजें भी हैं। अभी तो इस्लामाबाद में खोल लिया उन्होंने, लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद फतौरा, ये 24 किलोमीटर पे 120 हाउसिंग सोसाइटीज खुल गई हैं। ये बर्बादी तबाही एनवायरनमेंट की दरख्त ये जो लगा रहे हैं वो सारे काट भी लिए हैं उन्होंने वहां पे। तो उसके लिए अब आपको पता है बहुत सारी सैक्रिफाइसेस कौम को देनी पड़ेंगी। दूसरा मैं आता हूँ, अभी आपने बात की उनके सिकंदर सुल्तान ये राजा साहब की, उनको ओएसडी बनाया हुआ है, उनको हटा के आपने मुसलसल जो बम्बार्डमेंट की है ना, तो 2-4 लोगों को उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड कर दिया, जिसमें उसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी हुए हैं। मांगते हैं हम तो सिर्फ कह रहे हैं तफ्तीश करवा दें। और मरूफ अफजल साहब भी, मरूफ अफजल साहब इसलिए मरूफ हैं, जब चेयरमैन या सीडीए थे 70-80 लाख रुपए उन्होंने घर के रेनोवेशन पे लगा दिए। एक किसी सेक्रेटरी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने प्रोग्राम सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहीं मिल गए रास्ते में, तो उन्होंने कहा हुजूर आप 70 लाख करोड़ हैं, मेरे इधर उधर कोई बंदे रहते हैं सेक्रेटरी 2 करोड़ रुपए घर के रेनोवेशन पे लगाए हैं। जरा पैसा देखें कैसे अपने लिए बादशाह किसी को चाय का बिल ना दें अपनी जेब से। 2 करोड़ की रेनोवेशन करवा ली किसी एक फेडरल सेक्रेटरी ने, घर पे बैठे बिठाए 2 करोड़। तो उनके लिए पैसा मसला नहीं है, जो हम डैम्स के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी आराम से मज़े से, अब उसको टच करने वाला कोई नहीं है। और तीसरी बात जो आपने की वो बड़ी अहम थी कि आप तो जाम कमाल की बड़ी तारीफें करते थे आमिर साहब के, ही इज़ अ गुड गाय और बड़ा उनकी इज्जत भी है, इस्लामाबाद रहे हैं, कभी उनके बारे में हमें खबर नहीं थी। अगर जाम साहब भी पोर्टफोलियो बेच रहे हैं, जो कौन बेच रहे हैं, वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि मार्केट में वहाँ पे लोग पैसे लेके फिर रहे हैं कि जनाब ये, मैं नहीं कह रहा था, वहाँ पे वहीं पे बात हो रही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वहीं पे ओपनली आ रही है ना प्रेसिडेंसी में खुल के वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि जनाब पोर्टफोलियो बिक रहे हैं। इससे पहले ये होता था एमपी था, अगेन हम उनको अच्छा समझते हैं, जाम कमाल साहब की बड़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, आई होप कि वो इसको क्लैरिफाई करेंगे। इससे पहले 25-25 करोड़ रुपए पे एमपी खरीदे थे, आपको याद हो गिलानी साहब जब यहाँ वजीर आजम थे, उन्होंने एक एमपी को 25-25 करोड़ रुपए दिए थे। वो जेब से किसी को 25 रुपए ना दें, मुल्क के खजाने से 25 करोड़ रुपए एक पूरी असेंबली को उन्होंने 60-70 लोग जो थे वो दे देते। अगर यहाँ यार मोहम्मद रीन साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इल्जामात लगा रहे हैं, तो आई होप कि जाम कमाल साहब की इज्जत है, वो अपनी उसको बरकरार करेंगे। और लास्टली जो मुझे आमिर ने कहा, आमिर उसकी उमर अयूब हमने उनको देखा हुआ है 2002 और 7 की असेंबली में, न्यू कमर थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उसके फाइनेंस के, और मुझे याद है कौमी असम्बली में अच्छा बोलते थे, अपनी तैयारी करके आते थे। ये उन चंद लोगों में से थे उमर जो हैं जिन पे कोई 5 साल में हमने कोई स्कैंडल, कोई छोटी सी इरेगुलरिटी, सलमान शाह के साथ भी काम किया, उसके साथ उस शौकत अजीज़ जैसे एक आपको पता है वो हाक बैठे हुए थे ऊपर, उनके साथ काम किया, वो भी अच्छा चॉइस है। मुराद सईद अगेन बड़े एक्टिव रहे हैं कौमी असम्बली में, कमेटीज़ में हमने देखा है, उनका भी आ रहा है कि उनको वजीर बनाया जा रहा है। सो अब थोड़ा सा वो ट्रेंड आ रहा है कि पीटीआई के जो अपने लोग हैं, जो कोर इनका डाई हार्ड या कोर इनके हैं, शहरयार को लगाया, इसको लगाया, हम यही कहते हैं कि आप अपने टीम के लोग जो हैं इनको ग्रूम करें, इनको आगे लेके आएं, ये लर्न करें, ये आपकी आइडियोलॉजी है उसको लेके आगे चलें। ठीक है, अभी क्राइसिस के हवाले से भी बात कर रहे थे, पानी का क्राइसिस भी तो आमिर साहब आ रहा है, इसके लिए आर्मी चीफ साहब ने भी चंदा दिया है और इसके अलावा दीगर और लोगों ने भी आया, मगर इसके लिए इकदाम और भी तो उससे बात चंदे तक तो नहीं खत्म हो जाएगी। ये जो बनाया गया है ना बयानिया के चंदे से वो नहीं होता, ये मुझे बहुत सख्त तकलीफ है।
कुछ कौमी मसले होते हैं उस पर लोगों की अच्छे एफर्ट को अगर आप उसमें शमूलियत नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, गैर ज़रूरी नहीं करना चाहिए। यही नवाज शरीफ साहब ये जब इन्होंने कर्ज उतारो स्कीम अपनी अनाउंस की थी, बेनज़ीर साहबा ने, मुझे याद है मैं उस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि इन्होंने बड़े बुरे तरीके से साजिश करके उनको निकलवाया था 87 में। उन्होंने जब इन्होंने 97 में तो उन्होंने खड़े होकर उन्होंने कहा मेरी बहुत मुखालफत है, मगर मैं भी अपील करती हूँ पाकिस्तानियों से और बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि अगर मुल्क के लिए वो कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ पैसे भिजवाएं। हम कह रहे हैं कि जितने भी ठीक है, इसमें दो चार देखें हर्ज क्या है कि लोग, पहली बात तो ये है कि उनके क्रेडेंशियल्स नहीं थे, वो नहीं करवा सके। अगर ये थोड़े से कच्चे कर लेते हैं 1 बिलियन 2 बिलियन तो अच्छी बात है। दूसरा तो है आप लोगों को एहसास दिला रहे हैं, इससे ये एक मैसेज देना होता है। ये दूसरी बहस है कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना है, नहीं बनाना, क्या करना है। असल बात है मैसेज क्या दे रहे हैं आप लोगों को, एक तो एहसास दिला रहे हैं कि जनाब हमारे बड़े हालात ख़राब हैं, दूसरा आपकी मदद की ज़रूरत है, कौम इकट्ठी होती है, इससे सॉलिडारिटी बढ़ती है कौमों के अंदर, और दूसरा आम आदमी को बताना ये वाला मैसेज कि ना वीवीआईपी कल्चर और पुराने ज़माने जो शाही ख़ानदान के जो सिलसिले थे वो हम बंद कर रहे हैं। ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है, हम उसकी इज्जत करना चाहते हैं, हिफाजत करना चाह रहे हैं, हमें मदद में बांटें। तो ये बिल्कुल उसके साथ ये नहीं है कि सिर्फ वो एक मजाक बना दिया कि चंदे के साथ, खुद भी यही काम करते रहे हैं। मतलब कायदे आज़म की लोग जो मिसाल दे रहे हैं कि जब पार्टीशन में था हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं थी, उन्होंने भी इस तरह ही मुखैर और रात से हेल्प की थी, उसमें नवाब बहावलपुर ने मदद की थी, उसमें आगा खान ने मदद की थी, जिसके पास था लोगों ने किया है। और ये मगर ये डाउट्स क्रिएट कर देते हैं जब लोग कि वो एक मजाक बना जाते हैं, एक पकड़ बंद कर देते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है कि कम अज़ कम आप अगर खुद पैसे नहीं दे सकते, इसमें हिस्सा नहीं डाल सकते हैं, तो जो लोग डालना चाहते हैं उनको ना रोकें, उनको ना रोकें और जान के इसके अंदर दरारें ना डालें, डाउट्स ना डालें, करने दें लोगों को। अवाम तो करिए। क्लासेस साहब बड़े जरिए कौन से जहां से ज्यादा तादाद में पैसे को आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे फिर कहेंगे दुखड़े याद आ गए। बहावलपुर रियासत ने उस वक्त जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे उन्होंने पूरे, जो हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, कि तनख्वाहें भी दी, उन्होंने गाड़ियाँ भी दी, उन्होंने पैसे भी दिए, जो कुछ था उन्होंने वो निछावर किया। और उनके साथ क्या हुआ सर, बहावलपुर के साथ आज आप उठा के देख लें, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, कौमी असम्बली में पेश है, इमरान मगराना के पास रिपोर्ट पड़ी, कल शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट जो आपके पंजाब में है ना सर, बहावलपुर उनमें शामिल है। अब आपके हेपेटाइटिस वहीं पर सबसे ज़्यादा है, गुर्बत सबसे ज़्यादा है। आप एक काम कीजिएगा सर, जब आप यहाँ पे F10, F11, G10, G11 में कोई साइकिल वाला आपको सब्जी बेचते, कोई फ्रूट बेचते, कोई वहाँ मजदूरी करते नजर, उसको रोक के पूछ लीजिएगा कि भाई साहब आप कहाँ से हैं। आपको 70 से लेके 80% जो यहाँ मजदूर आया है इस्लामाबाद में, वो जहाँ पे आया है वो आपको लोधरा से मिलेगा, बहावलपुर में मिलेगा, उसके करीबी एरिया से मिलेगा। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, आप ज़रूर चंदा इकट्ठा करें, वो सारे दे रहे हैं, देना चाहिए जैसे आमिर ने कहा, लेकिन क्या कुर्बानी अवाम ही देती रहेगी? जो मेरा पॉइंट खड़ा है, हर बार 5 अरब रुपया एंग्रो ने स्टे लेके रखा हुआ है सर, 5 अरब रुपए। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें जवाब दे कि स्टे क्यों चल रहा है एंग्रो का, एंग्रो खाद की बात कर रहा हूँ सर, 5 बिलियन रुपीस इन वन को। फौजी फर्टिलाइजर ने 4.5-5 रुपया उसने देना है सर, उसने स्टे लिया हुआ है, जिन्होंने किसानों को लूटा हुआ है, ये प्रूवन है CCP इसका। मैं इकबाल जट अहमद की बात करता रहता हूँ, तो ये असद उमर ये हो गए, बड़ी अच्छी नीयत होगी, अच्छे बंदे हैं, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर पे क्यों नहीं हाथ डाल रहे? उन्होंने अब तक क्यों अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, अनवर मंसूर को नहीं कहा कि इनका स्टे खारिज करवाएं, इनसे पैसे लेके दें? इत्तेजाज अहसन साहब वैसे तो पैसे दे रहे, मैंने तनख्वाह दे दी अपने क्लाइंट को, इकबाल जट अहमद को 46 करोड़ रुपए का स्टे लेके दिया 10 साल से। चीफ जस्टिस साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, एक ही बात जाते हैं जिनसे हम आके हमारा रोमांस है, उनके साथ इज्जत करते हैं, उनकी बेपनाह, उन्होंने बड़े रिस्क लिए हुए हैं कि हजूर बाकी काम करिए, तीनों केस तो उठवा के इनका स्टे तो खत्म करवा दें कि जनाब ये क्यों एंग्रो खाद को 10 साल से कैसे आपने स्टे दिया हुआ है सर? वो 5 रुपए हमारा खा के बैठे और किसानों का लूटा पैसे। आज किसान वहाँ खड़े थे सर, आज प्रेस क्लब जरा दिखाएं, जरा थोड़ा सा फुटेज दिखाएं, वो बेचारे लोधरा से, खानेवाल से उठ के यहाँ पे एहतजाज करने हुए थे। उनके लिए खादों पे उनको लूटा जाता है, बीज पे उनको लूटा जाता है, सब्सिडी ये लेते हैं, आपके प्लांट हैं। सो एक मेहरबानी फरमाएं, गरीबों से ज़रूर लें, लोग देंगे, मुहिब्बुल वतन वही हैं। कारपोरेट सेक्टर जो है ना, ये पाकिस्तान को लूट रहा है आपका, इस पे हाथ डालें मेहरबानी फरमा के। पहली फुर्सत में अनवर मंसूर साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये CCP से मंगवाएं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि कितने केसेस आपके स्टे पे चल रहे हैं। इसहाक डार ने रिपोर्ट दी थी, उसने कहा जिसको भी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़े बिग गन को
हाथ डालता है कि तुमने यहाँ लोगों को लूटा है, वो दूसरे दिन जाके स्टे ले आता है। तो जरा मेहरबानी फरमाए हमारे चीफ जस्टिस साहब जी, स्टे खाली करवाएं और सारा पैसा लेके ना, जितना बिलियंस ऑफ रुपए, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन ले आऊंगा अगले 2-3 दिनों में। इस वक्त जो कैलकुलेशन मेरे पास है आमिर, ये 15 बिलियन रुपीस तो सिर्फ 3 पार्टीज ने देना है जो स्टे लेके 10-10 साल से बैठे हुए हैं। मेहरबानी फरमाएं ये लें। चीफ जस्टिस साहब ने हमारे से भी तफसीलात मंगवाई थी, इकबाल अहमद साहब का, जो 8-10 साल से JJVL वाला रुका हुआ था, उसका भी अभी तक फैसला नहीं आया। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, बड़े लोगों से कुर्बानियां लें, और दूसरा जो आपने यहाँ पे जिन लोगों के आपने निकलवाने हैं, ज़रा उसको प्रोसेस तेज करवाएं और ज़रूर करें। मतलब मैं कहता हूँ ये पैसे नहीं इकट्ठे होंगे, लेकिन लोग देना चाहते हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, के कोई बंदा तो है, चलो इश्यूज़ की बात हो रही है, डैम की बात हो रही है, बनने दें। लेकिन क्लास साहब ये भी तो कहा जा रहा है कि बड़े लोगों को ही टैक्स नेट में लेके आया जाएगा, अवाम को रिलीफ इसलिए दिया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब तो यही फरमा रहे हैं। बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जब आप ये जब लोगों से अपील करते हैं चंदे की, तो हुकूमत को उस वक्त जो है ना एक अपना बड़ा अच्छा इमेज भी देना चाहिए कि जनाब हम ये सिर्फ आपसे ये नहीं है कि आपका पैसा, इस पैसे का हम बड़ा अच्छा इस्तेमाल भी करेंगे, इंश्योरेंस भी, साथ में हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। ये पैकेज आएगा, ये अकाउंटेबिलिटी से सिर्फ ये नहीं है, ये चोरों डाकुओं से भी निकलवा रहे हैं, वहाँ से जहाँ जहाँ मिसमैनेजमेंट है वहाँ से भी हम पैसा निकलवा रहे हैं, तो आपकी भी एक मदद हो जाएगी और ऑफकोर्स पॉलिसी इनिशिएटिव भी साथ में आएंगे। आई होप, हम सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि असद उमर साहब अब अपना प्लान जो देंगे वो वाकई सही बात है कि इन्होंने इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, तो ये सच्ची बात है। वो ये अब इशरत साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये टास्क फोर्स जो बनाई हुई है रिफॉर्म्स की, ये 3 महीने लगेंगे, इसको लग सकते हैं। वो कब 3 महीने बाद वो आएगी, कब इम्प्लीमेंट होगी? जब तक ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स अपना काम कर चुके होंगे, तरक्कियाँ हो रही हैं और तमाम अपनी अपनी जगह पे वो लगा चुके हैं अपने मोहरे, जिन्होंने ना अकाउंटेबिलिटी होने देनी है। दूसरा, खाद भी डिले होगी, LNG भी डिले होगी, फलाना भी डिले होगी। ये 2-4 बिलियन आने तो बाद में है, बिलियन डॉलर्स, ये 2-4 बिलियन डॉलर का जब तक नुकसान हो चुका होगा। मैं क्विकली CPEC से बात कर दूं, इसी से रिलेटेड है कि CPEC जो है एक हवा बन गया। अभी तो ये पता चलेगा कि जी वो, मैं रज़ाक दाऊद साहब ने थोड़ी सी अपनी कहा है कि जनाब ये मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे कोट किया गया है, पता नहीं अखबार की कितनी गलती है, उनकी कितनी है, चीन के मतलब एहतियात से बात करनी चाहिए। मगर बात यह है, ये हम भी कहते रही हैं, PTI भी कहती रही है, और इसमें कोई मजाइका नहीं है मैसेज में कि जो CPEC के ऊपर उन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। हम भी चाहते हैं कि वो चीज़ें खोलें और रिव्यू करें, और जहाँ जहाँ पे मेरा ख्याल चीन को भी जो एतराज़ नहीं होगा, और उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है कि हम कई चीज़ों पे बात कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे कोताहियाँ रह गई हैं, किसी जगह पे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और किसी जगह पे हमने अपने इंटरेस्ट वॉच मुफाद अपना कवर नहीं किया, तो कोई हर्ज नहीं है उसको नज़र मारने में। हाँ, ये कोई इस तरह के बयान के जी हम 5 साल डिले कर देंगे, साल ये वाले, वो अभी नहीं है। अभी बिल्कुल ये PTI की मैनिफेस्टो का हिस्सा भी था। हम भी कहते रहे हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट करें और पार्लियामेंट भी लाएं। हम भी देखना चाहेंगे, हमसे ये डिटेल्स नहीं दी गई। हसन इकबाल साहब जो और शहबाज शरीफ साहब जो इतना शोर मचा रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, हम भी नहीं होने देंगे कि हम तफ्तीश कराएंगे, और जहाँ जहाँ हमारे मुफाद का सौदा किया गया है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट वॉच नहीं गए, चाहे वो चीन हो चाहे कोई हो, वहाँ पे तफ्तीश भी होनी चाहिए और बात भी होनी चाहिए। ठीक है, शोर की बात की है तो शोर तो CDA की रात की तारीकी में किए जाने वाली कार्रवाइयों पर भी बहुत मचा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। CDA की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के पीछे असल कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे, मगर इसके साथ साथ एक अहम एजेंडा की ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस धरती पर ख्वाजा सरा को उसके जीने का बुनियादी हक कब मिलेगा। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। शोर से बात खत्म हुई थी तो CDA के शोर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अभी दिखाते हैं। कोई वहाँ पे 2 फैमिलीज़ का आपस में ऊपर नीचे रहते थे, कुछ झगड़ा हुआ जैसे हो जाता है नेबर्स का। तो हालांकि इस्लाम में तो कहा गया है कि नेबर कितने राइट हैं कि उसको, वो तो आपका भाई है। खैर वो होते हैं हमारे यहाँ कि लोगों को नहीं बन सकती। उन्होंने कोई अटैक किया था, एक फैमिली जो ऊपर रहती है दूसरी फैमिली पे नीचे रहने वालों पे, उस पर पुलिस केस करवा दिया उन्होंने। केस वो अदालत में था सर, वहाँ पे उनकी बेल होनी थी। जो अक्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे इसमें इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में वो हैं वहाँ पे। आपको पता है हर बंदे की यहाँ पे सिफारिश तो होती है, यहाँ पे बड़े आदमी रहते हैं इस्लामाबाद में। खैर वहाँ चल रहा था। तो अब वो जिन्होंने या पार्टी है जिनका घर आज गिराया गया है, वो ये कहते हैं, मैं दोनों साइड ऑफ स्टोरी दे देता हूँ,
वो कहते हैं कि जनाब कि वो जो हमारे वहाँ पे अक्यूज थे, जिन पे हमने पर्चा करवाया हुआ था, जिनकी बेल कन्फर्मेशन थी, उनमें CDA के जो वहाँ पे बैठे उन्हीं की बिरादरी के हैं, उन्हीं के इलाके के हैं। और पता यहाँ पे हमारे यहाँ इलाका परस्ती चलती है, इट्स ए नेचुरल, दुनिया भर में होती है, हमारे यहाँ भी होती है कि हमारे इलाके का है, हमारी ज़बान का है, हमारे रंग का है, हमारी नस्ल का है। उनका ये कहना है कि जनाब कि उन्होंने बगैर कोई वहाँ बेस बनाए उनको खुश करने के लिए आए हैं, और आज रात को उन्होंने उनके घर के अच्छा खासा पोर्शन जो है ना गिरा दिया है, ये कहे कि जनाब ये इलीगल है। ये उनकी बेटी का आपको सुनाते बात यह है कि अगर आपने किसी चीज़ को गिराना है, देयर इज ए मेथड टू मैडनेस। कुछ थोड़ा सा तो इंसानियत रहने दें। अगर आपने करनी भी है, रात को आप किसी के घर पे जाते हैं, 20-30 के करीब जो हमें बताया गया है, गाड़ियों में जाते हैं, बच्चे घर पे अकेले हैं, माँ बाप नहीं है, किसी वजह से बाहर निकले हुए बाजार में, आप क्या हशर करते हैं उसके बाद? पहले तो वो ज़रा वो 60 सुन लें, वापस हैं कि हमारी CDA से बात हुई है, वो क्या कहते हैं सर, और कौन से हमारे यहाँ पे उन्होंने उसकी रीजनिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले ज़रा 60 सुने। मगरिब के बाद हम घर में अकेले थे और अम्मी अबू भी घर पे नहीं थे। CDA और पुलिस वाले फोर्सफुली घर में एंटर हुए और उन्होंने सारी चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी। हम लोग चीखते रह गए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, और कोई इसकी लीगल बेसिस नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोग बोलते ही रह गए कि कोई रिटन ऑर्डर प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। जब उन्हें बोला भी तो उसके बाद उन्होंने सारी घर के अंदर तोड़ के, उन्होंने घर के अंदर घुस के चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी, बिल्कुल इलीगली, कोई इसकी बेसिस नहीं थी। और हम लोग बोलते ही रह गए कि मतलब आप ये लोग कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने ज़्यादा लोग थे, सारे पुलिस ऑफिसर्स कुछ भी नहीं कर रहे थे वो लोग। रिटन ऑर्डर्स भी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। CDA से बात हुई ना सर, खुशहाल खान साहब हैं, इनके CDA के मेंबर हैं, तो उन्होंने हमारे राना साहब, जो राना अशरफ साहब ने उनसे बात की। पहले तो उन्होंने जनाब 2-4 गालियाँ खुद को दी हैं। ज़रा एक थोड़ी सी ट्रेनिंग चेयरमैन साहब करवा लें, जब इनको कॉल की जाए तो ज़रा इन्हें कहें थोड़ा सा कोई महज़ब अंदाज में बात करने में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खान नाम है ना, तो हम भी थोड़े से अपने नाम के साथ एक आ जाता है। तो खुशहाल खान साहब ने 2-4 खुद को गालियाँ दी हैं। जब उनसे पूछा कि जनाब जिनके कहने पे आपने किया है वो तो आपके अजीज़ हैं, और दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि हमें वहाँ पे कहा गया है, उन्होंने कहा है वहाँ पे जस्टिस साहब ने कहा, शौकत सदीकी साहब ने, तो शौकत सदीकी साहब का हमने उनसे पूछा, वो जो पार्टी है जिनके घर को गिराया गया है, उन्होंने कहा जनाब कि वहाँ ऑब्जर्वेशन आई थी जर्नल सी, इनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। जब केस चल रहा था कि इलीगल चीज़ें तो गिराएं आप। अब इंटरेस्टिंग कैच इसमें यह है आमिर कि साथ में एक जज साहब का घर है। अब CDA को जरूरत नहीं हुई, खुशहाल खान को जरूरत नहीं हुई कि जाके उस जज साहब के घर को भी गिरा के दिखाएं। अगर आपने बच्चों को भी नहीं देखा, बच्चे हैं छोटे, वालिदैन को आने, कल का दिन भी तो आने, कल दिन को कर लें, टाइम देखें जरा किस टाइम पे जाके लोगों ने गिराया है। ये वो सिविलिटी है, ये वो मैनर्स हैं जो यहाँ पे किए गए हैं कि बच्चे घर पे नहीं है, और कि कोई CDA में आपके दोस्त बैठे हुए हैं, CDA में आपके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जानने वाले बैठे हैं। खुशहाल खान साहब ने जाके जनाब आज बिल्डोजर चलवाया है या अपने बंदे भेजे हैं। जब बात की कि वर्जन से, उन्होंने कहा जनाब हमें अदालत ने कहा है, पूछा कि अदालत का हुक्म किधर है, तो उन्होंने कहा जी अदालत का हुक्म तो हमारे पास कोई नहीं है। अगर खुशहाल खान साहब अभी कोई हमें अदालत का हुक्म प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अदालत ने कहा है, और अदालत ने एक ही घर का क्यों कहा है, साथ में सिविल जज का घर है, उस पर खुशहाल खान साहब कल एक बिल्डोजर लेके जाएं, मानेंगे कि वो उनको गिरा के आए, फिर हमें दिखाएं। मेरा ख्याल है कि CDA को एक बेहतर बंदे की जरूरत है, हमें सिविलाइज्ड आदमी की जरूरत है, शहर को ठीक करे। शहर तबाह हो गया है, ये बर्बाद हो रहा है। रात को घरों में आप घुस के इस तरीके से, बच्चे वहां पे अकेले हैं, आप ये काम करेंगे तो ये हुकूमतें ब्यूरोक्रेट के हाथों ऐसे ही बदनाम होती हैं। मेरे ऐसा ऐसा एक एक चीज़ जो है ना, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी आपको आके इस तरीके से बदनाम भी करते हैं। हम नाजायज़ तजावजात के बहुत सख्त खिलाफ है, मगर हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो बड़े बड़े, ये पूरा F12 जो है भरा हुआ है, 10 सेक्टर्स हैं इसमें, महलात बने हुए हैं, शादी हॉल बने हुए हैं, और उनको बिजली भी है, गैस भी। एक आदमी के 40-40 घर हैं उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं। उनको हाथ नहीं डाल रहे, बिग गन्स को नहीं डाल रहे, थोड़े से जहाँ पे जायज़ तरीके से कर रहे हैं, कानूनी तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आम शरीफ आदमी पे और कच्ची आबादियों के ऊपर जो गरीब गुरबा हैं उन पे ना हाथ डालें। पहले ज़रा ये जो बड़े बड़े महल जो है ना, ये E12 में, और ये जो है F12 के अंदर और बड़े 10 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ह्यूज है, ह्यूज मैसिव एनक्रोचमेंट है। पहले वहां से शुरू करें और पहले उससे पॉलिसी बता दें कि आपकी पॉलिसी क्या है। ये नहीं है कि पैसेंटली कि जो माल लगा दे उसका गिरा दो, तो जो जिसका माल ना लगे तो उसका गिरा दो। आपने हाथ डालने की खूब बात की, तो जो आमिर साहब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके सामने कानून क्यों बेबस है? अब कानून पे यहाँ पे वो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह ही वो चल रहा है। साहिवाल वाला वाक़या देखिए, साहिवाल के अंदर अभी बड़ी तकलीफदे बात है कि पाकिस्तान में आ गई ख्वाजा सिराओं के साथ बड़ा जुल्म होता ही है, और जो है बड़ी बात थी, हम बड़े खुश थे कि उनको कम से कम राइट्स मिल गए हैं, उनको जो है शनाख्ती कार्ड उनका बन गया है, और वो है।
पर ये बड़ी तकलीफ दे साहिवाल के अंदर जो है कि जिंदा जला दिया गया है। उसके बेचारे के 80% बर्न्स थे और वो उसी के अंदर वो उसकी डेथ हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ शार कमाल सदीकी से, ये आरपीओ है साहिवाल के, मतलब आपने अब तक क्या किया है? अब आपकी मतलब है आप लोग जो हैं आपको मीडिया सपोर्ट देते हैं, आपको हम अच्छा समझते हैं, ये साहिवाल का वाक़या है और इसमें कौन पार्टी बनेगा? ये कल को वो आप किसी ऐसे को पार्टी बना लेंगे, कल को पैसे लेके इसको आके उसको कत्ल को माफ़ कर देगा। मैं शार कमाल सदीकी साहब से पूछना चाहता हूँ कि हजूर एक्सीलेंसी, आपको हम बड़ा अच्छा कॉप समझते हैं, आपने अब तक इस पे क्या एक्शन लिया है? कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कोई एफआईआर दर्ज हुई है, या आप अभी तक खावर मनिका के उस सिंड्रोम से नहीं निकल सके? और ये हालत है किसी बंदे को अब तक ना गिरफ्तार किए, ना पर्चे है, ना मुकदमे आमिर साहब। ये बड़े पुलिस अफसरान थे जिनके हम बड़े वो थे, वो क्या कहते हैं, बड़े मदाह भी थे, बड़े मदाह भी थे। मदाह साहब को अभी तक 24 घंटे हो गए, ना पर्चा है, ना एफआईआर, ना कुछ। ठीक है क्लास साहब, ये तो हकूक थे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से ख्वाजा सराओं के। उन मजदूरों की जिंदगियां भी कीमती हैं जो कि कानों के अंदर काम करते। बलूचिस्तान का मजदूर की जिंदगी कब कीमती होगी? हाँ साहब, मुझे बेसिकली शायद इतना इससे पहले कि आप इससे बताएं क्लास साहब, मुझे जाके ये दुकी में हरनाई में मैंने ये कहानी देखी हैं। वो जिस तरह अंग्रेज़ी के नावलों में फ्रांस के वो पढ़ते थे ना कि आज से 200 साल पहले जिस तरह कानकनी होती थी बरतानिया में, और वो जो वो वाला, उससे भी बदतर हालात हैं। गारों के अंदर गार हैं, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, और वो वहाँ से देख के कानों में से धुएं निकल जाते हैं। वो देख के वो कंडीशन जिसके अंदर ये कानकनी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे की जाती है, वहाँ की तो मैंने विज़िट की हैं, खुद दुक्की की और हरनाई की। तो ये वाक़या तो होंगे, मैं तो होता कि इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते, जिस तरह के कोई उनके लिए रूल्स ही नहीं है कि किस तरह कानकनी की जाती है। मैं शायद इस तरफ ना जाता, टू बी फेयर लेट मी गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। यहाँ पे नुज़हत फातिमा साहिबा हैं, यहाँ पे वो रही हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स को देखती रही हैं, रिटायर्ड हैं। उन्होंने मेरी तरफ उन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे, लाहौर में रहती हैं रिटायरमेंट के बाद नुज़हत फातिमा साहिबा। शी वॉज एट पेंड। उसने कहा किसी को पाकिस्तानी मीडिया में आप लोगों को टाइम ही नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है कि कितना यहाँ पे उस पर डेली बेसिस पे ब्लास्ट हो रहे हैं, डेली बेसिस पे वहाँ पे आपके बलूचिस्तान में वर्कर आपका वहाँ पे मारा जा रहा है। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके सेफ्टी रूल्स की तरह हैं, बट डेली बुनियादों पे। अब आप देखें आमिर, वहाँ बलूचिस्तान से आते हैं माइंस में लोग, और जैसे आपने कहा बदतरीन इनकी वर्किंग कंडीशन है। इनको कोई महकमा रेगुलेट नहीं करता है तो पैसे लेके चुप कर जाए। तो ये वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये कैपिटलिस्ट है। माइंस के ठेके दे देते हैं और उसके बाद कोई उनका वो नहीं है कि माल, वो ठेकेदार जो है पैसा कमाना चाहता है। वास्ट किस्म की वर्किंग कंडीशन है। इस पे अगर कोई सुआ मोटो बनता है ना आमिर, तो चीफ जस्टिस साहब लेते रहते हैं। उनको माइंस की जो अमवात हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये जैसे इन्होंने बुलाया था सीमेंट फैक्ट्रीज मालकान को और खड़ा कर दिया था बड़े लोगों को अपने उसमें सामने, और पेमेंट्स करवाई थी जितने भी एक्सीडेंट्स हुए थे, आपको याद होगा। अगेन मैं इनसे चीफ जस्टिस साहब से हमारी एक उनसे अपील होगी, माइंस में बलूचिस्तान में जिस तरह बेचारे वर्कर वहाँ पे उसमें गाली सारी उसमें आपकी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं डेली बेसिस पे 10, 12, 15। ये इंसान नहीं है, इनको बुलवाएं, इनके मालकान को बुलवाएं। बलूचिस्तान का जो कंसर्न जो माइंस को कंट्रोल करता है उनकी वर्किंग कंडीशन करें। बल्कि इनको चीफ साहब को चाहिए ये जाके विजिट करें जरा माइंस को। बाकी भी तो गए हैं अच्छे काम किए, एक विजिट इनको बलूचिस्तान माइंस की वर्किंग कंडीशन की करनी चाहिए। इन मजदूरों से मिलना चाहिए, उनकी फैमिली से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए इतने मजदूर वहां पे मारे गए हैं, इनको कंपनसेशन को दीजिए, उनके हालात क्या हैं, उनके सेफ्टी रूल्स क्या हैं। आपने तमाशा बनाया अगर रोजाना के बुनियाद पे 10 बंदे बेचारे मजदूर मारे गए हैं, 20 में, ये इंसान नहीं है, ये कौन लोग हैं? आई होप के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पर विजिट भी करेंगे, इस पर सुओ मोटो भी लेंगे, और माइंस के जितने यहाँ बिलियनरी हैं, बिग गन्स हैं जो लोकली होते हैं, कंट्रैक्ट लेते हैं, उनको जरा बुला के खड़े करके ना आप उसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करा के दें जैसे सीमेंटो आपने ओनर्स की है और बाकी को की है। ठीक है, लास्ट मिनट हमारे पास अभी बात। लास्ट में ये है कि ये सारी माइन से रिलेटेड या बाकी उसमें ये टास्क फोर्स से बनाते जा रहे हैं। मेरा ये है कि उसको जरा फास्ट कर दें, और लेबर की भी कोई मुझे अभी तक बता दें कि उसके अंदर जो कोई आपने काम करवा रहे हैं कि ओवरऑल जो माइंस के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, ये सारे, क्योंकि लेबर के हवाले से वो भुट्टो साहब के ज़माने में भी आखिरी जो रिफॉर्म्स हुए थे अब वो लोग भूल ही गए हैं। तो ये मज़दूरों के जो के से रिलेटेड जो कानून साजी करना चाह रही हैं उसके लिए एजेंडा है, वो भी बता दें कि आपका ओवरऑल क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यकीनी तौर पर टास्क फोर्स बनाना बेहतर कदम है, मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि आप मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।